हेलो एवरीवन, वेलकम। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक है ना। पहली चीज़ ये है कि ये तो मैंने बता दिया, आप लोगों ने जान भी लिया और ऐसा आपने देखा भी कि हम किसी गेंद को ऊपर उछालें तो नीचे गिर जाती है। मतलब अर्थ हर एक बॉडी को नीचे खींचती ही खींचती है। ठीक है। बट सबसे मेन चीज़ ये है कि ये ज़मीन अपनी ओर खींचती क्यों है, या कोई भी दो वस्तुएं हैं, ये दोनों मार्कर हैं, एक दूसरे को खींच क्यों रहे हैं। इस क्यों का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हमको आगे ज़िंदगी में और भी कुछ जानना है। क्योंकि जब मेरे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम कुछ और एक्स्ट्रा सोच पाएंगे, है कि नहीं। एक्स्ट्रा सोचना ज़रूरी है क्योंकि हमको ज़िंदगी में कुछ और अच्छा बड़ा करना है, क्योंकि मुझे अपने देश की तरक्की करनी है, क्योंकि मुझे अपने घर की भी तरक्की करनी है, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, क्योंकि उनका सपना था, उन्होंने मुझे पढ़ने लिखने के लिए तैयार कर दिया है। तो दोस्तों, इसीलिए क्योंकि की सीरीज में हम लोग शुरू करते हैं आगे की ओर। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित क्यों करती हैं, तो मुझे एक बात बताइएगा। सबसे बढ़िया बात, मान लो स्प्रिंग को हम खींच दें। अगर हम स्प्रिंग को खींच दें इस तरीके से, तो क्या स्प्रिंग बहुत रिलैक्स्ड मोड में रह पाएगा? क्या वो आराम में रह पाएगा? स्प्रिंग रिलैक्स्ड मोड में नहीं रह पाएगा। स्प्रिंग रिलैक्स्ड मोड में नहीं रह पाएगा। स्प्रिंग काफ़ी अनस्टेबल फील करेगा, अस्थाई फील करेगा, काफ़ी 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 अजीब सा फील करेगा। तो वो क्या कहेगा कि हमको छोड़ दो, हम जैसे थे वैसे ही हो जाने दो। अच्छा, एक चीज़ और जानते हैं दोस्तों, स्प्रिंग जब खींचा हुआ होता है या स्प्रिंग दबा हुआ होता है, उसमें ऊर्जा होती है, उसमें एनर्जी होती है। याद कर लीजिए, अभी आप 9th क्लास में हैं, तो इसीलिए अभी याद कर लीजिए। थोड़ी देर के बाद में, बोले तो कुछ दिन बाद, ये चीज़ें भी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी कि इसमें कैसे ऊर्जा होती है। बताऊंगा, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। तो खींचे हुए स्प्रिंग में या दबे हुए स्प्रिंग में एनर्जी होती है। वो अपनी उस नॉर्मल अवस्था में आना चाहता है, जिस अवस्था में वो सबसे आरामदायक महसूस करता है खुद को। वो सबसे आरामदायक स्थिति में कब महसूस करेगा? जब वो बिल्कुल ना दबा हुआ होगा, ना खिंचा हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम उसे छोड़ देंगे, जब खींचे हुए स्प्रिंग को हम छोड़ देंगे, तो उसमें से जो खींचे हुए के कारण जो उसमें एनर्जी है, जो उसमें ऊर्जा है, वो तो चली जाएगी, खर्च हो जाएगी कहीं ना कहीं। मगर स्प्रिंग में एनर्जी कम हो जाएगी। स्प्रिंग में एनर्जी कम हो जाएगी अपने आप। स्प्रिंग में एनर्जी कम हो जाएगी और हम देख रहे हैं कि वो बड़ा आराम से महसूस कर रहा है खुद को, बड़ा आराम महसूस कर रहा है वो। बिल्कुल वैसे ही छत पर एक गिलास पानी रखा हुआ था। छत की मुंडेर पर एक गिलास पानी रखा हुआ था। क्या हुआ कि गिलास लुढ़क गया और पानी नीचे गिर गया। पहली चीज, पानी नीचे क्यों गिरा? पानी ऊपर था, ऊपर ही बना रहता। पानी नीचे इसलिए गिरा क्योंकि जमीन से ऊपर की ओर रखी हुई हर एक वस्तु में ऊर्जा होती है। ये भी हम तुम्हें बाद में बताएंगे कि इसमें ऊर्जा क्यों होती है। अभी खाली बस इतना जान लीजिए बच्चा लोग कि जमीन से ऊपर रखी हुई किसी भी वस्तु में ऊर्जा होती है इसकी स्थिति के कारण। अगर इसमें ऊंचाई है जमीन से, तो इसमें ऊर्जा है। ठीक है। जितना नीचे जाओगे जमीन के, जितना नजदीक जाओगे, उतनी ऊर्जा कम होती जाएगी, उतनी एनर्जी कम होती चली जाती है। किसमें? इस गेंद के अंदर। पानी तुम्हारा छत के मुंडेर पर रखा हुआ था, पानी ऐसे जैसे नीचे गिरा, पानी नीचे गिर गया क्योंकि वो जमीन के नजदीक आ गया। जैसे ही वो जमीन के नजदीक आ गया तो उसमें एनर्जी कम हो गई, पानी में एनर्जी कम हो गई, पानी में एनर्जी कम हो गई और पानी पानी जमीन पर बहने लगा। अपने आप को बहुत रिलैक्स्ड महसूस कर रहा था, बहुत आरामदायक अवस्था में महसूस कर रहा था। पानी खुद को बहुत ही आरामदायक अवस्था में महसूस कर रहा था। तो यही चीज़ है, पानी खुद को बड़ी ही आरामदायक अवस्था महसूस कर रहा था, नो डाउट।
पानी खुद को बड़ी आरामदायक अवस्था महसूस कर रहा था, नो डाउट, बिल्कुल बिल्कुल, पानी खुद को बड़ी आरामदायक अवस्था महसूस कर रहा था। मगर एक चीज कम हो गई थी, क्या? ऊर्जा। तो यहां से हमने दोनों चीजों पे एक चीज देखी कि जिस वस्तु में ऊर्जा कम है वो ज्यादा अपने आप को आरामदायक महसूस करती है, अपने आप को स्थायी महसूस करती है। स्थायी का मतलब होता है कि जो उस अवस्था में किसी भी वस्तु की किसी भी चीज की वो अवस्था जिसमें वो ज़्यादा समय तक रह सके और बिना किसी डर के, भय के, बिना किसी दिक्कत के रह सके। बड़ी आरामदायक अवस्था ही स्थायी अवस्था कहलाती है। तो जिस वस्तु में ऊर्जा जितनी कम होगी वो उतनी ज़्यादा स्थायी होती है। और हमने जैसे कि बोला कि ज़मीन से जितनी दूर होगी कोई वस्तु उतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है, या किसी एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु जितनी ज़्यादा दूर होगी उतनी ज़्यादा ऊर्जा होगी इसमें। जितनी नज़दीक होगी उतनी कम ऊर्जा होगी, जितनी कम होगी जितनी नज़दीक होगी उतनी कम ऊर्जा। चिपक गए, खत्म ऊर्जा। इसका मतलब यह है चिपकने पर स्टेबिलिटी आ गई ना, स्थायित्व को प्राप्त हो गई, अमर हो गई, स्टेबल हो गई, सबसे कम एनर्जी हो गई। तो दुनिया में कोई भी वस्तु हमेशा खुद को रिलैक्स्ड मोड में रखना चाहती है, इसीलिए वो अपनी ऊर्जा को कम करना चाहती है। अगर अपनी ऊर्जा को कम करना चाहेगी तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे के नज़दीक आना चाहेंगी, हाँ या ना? हाँ, दोनों वस्तुएं एक दूसरे को नज़दीक आना चाहेंगी। नज़दीक तभी आ पाएंगी जब दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगे, कौन सा बल लगे? आकर्षण बल लगे या प्रतिकर्षण बल लगे? आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स लगे, तभी दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगी। और यही रीजन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो जितने भी होते हैं वो सारे अट्रैक्शन फोर्सेस ही होते हैं। यही रीजन है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर अट्रैक्शन फोर्सेस। क्लियर? चलो, ये चीज हमें पता चल गई। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे ये कह दें, एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं मास की, द्रव्यमान, ठीक? द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान जो शब्द होता है इसके अंदर दो शब्द होते हैं ऑलरेडी। द्रव्यमान जो शब्द होता है इसके अंदर दो शब्द होते हैं, एक होता है द्रव्य और प्लस मान। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, और इसका मतलब होता है मात्रा। कहने का मतलब पदार्थ की मात्रा। मान लीजिए ये जो मार्कर है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, मान के लीजिए है ये, इसमें प्लास्टिक की मात्रा कम है, मगर ये जो कांच की बोतल है ना, कांच की बोतल में इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है ना? सॉरी, इसमें प्लास्टिक की मात्रा ज़्यादा है। तो इसमें मार्कर में तुम्हारी प्लास्टिक की मात्रा कम, मगर इस बोतल में प्लास्टिक की मात्रा ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ इसका द्रव्यमान कम है और इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। तो किसी भी वस्तु के पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए बॉडी, दैट इज नोन एज मास। यहां पर मैं लिखता हूं क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए बॉडी, quantity of material of a body is known as mass। और इसकी जो यूनिट होती है, इट्स यूनिट इज किलोग्राम। इट्स यूनिट इज किलोग्राम, इसका मात्रक किलोग्राम होता है, इसका मात्रक किलोग्राम होता है, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी चीज,
उसके बाद में एक शब्द आता है वेट। भार। भार क्या होता है देखिएगा, भार क्या होता है? वेट। जैसे कि मान लीजिए ये तुम्हारी पृथ्वी है, मान लीजिए ये तुम्हारी पृथ्वी है, ठीक है। और मान लीजिए कि यहां पर ये तुम्हारा कोई भी पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है। पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रही है। पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच रही है। मान लीजिए ये है पृथ्वी। तुम लोगों ने कभी पृथ्वी को नहीं देखा, लो आज देख लो। ठीक, ये पृथ्वी दीदी है, ये पत्थर के टुकड़े को इस तरीके से खींचती हैं एफ न्यूटन के फोर्स से। ये एफ न्यूटन के बल से ही अपने केंद्र की ओर खींचती हैं। पृथ्वी का भी तो कुछ ना कुछ बल होगा ना, मतलब भार, मास होगा, इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो लगेगा ही ना। इस तरीके से जैसे मान लीजिए ये तुम्हारा पत्थर का मास है, यहाँ पर सारा मास मैंने यहाँ पर मान लिया, और ये मान लिया तुम्हारा पृथ्वी का मास, तो ये वाला मास इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो लगेगा ही ना, ऐसे करके इस तरीके से। तो ये ऐसे वाला तुम्हारा एफ है, ये वाला एफ यही, ठीक है। इसका मास तुम्हारा मान लीजिए m है, इसका मास कैपिटल एम ई है, और मान लीजिए इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मान लीजिए कितनी है, आर ई है ना। मान लीजिए आर ई प्लस एच, ये आर ई प्लस आर, ये आर क्या है, इसकी छोटी वाली वस्तु की ऊंचाई है यहाँ से ये, ठीक है। आर ई क्या है, इसकी त्रिज्या है। तो ये एफ बराबर हम लोग कुछ ना कुछ तरीके से निकालेंगे ही, है कि नहीं। चलिए, तो हम लोग इसी वाले भार की बात कर रहे थे, इसी वाले फोर्स की बात कर रहा था मैं। मान लीजिए कि एक आदमी को ये पत्थर ऊपर उठाना है, मान लीजिए एक आदमी को ये पत्थर ऊपर की ओर उठाना है। अगर एक आदमी को ये पत्थर ऊपर की ओर उठाना है, वो इस तरीके से मान लीजिए उठाता है, ठीक है ना, इस तरीके से वो मान लीजिए पत्थर को ऊपर की ओर उठाता है। अगर ये इस तरीके से ऐसे करके ऊपर की ओर इसको उठाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से ऊपर की ओर अगर ये उठाना चाहेगा, तो ये कम से कम कितना फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा, ये कम से कम कितना फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा, ये कम से कम एफ न्यूटन से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा। ये कम से कम एफ न्यूटन से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स ऐसे करके, और ये इस वस्तु को ऊपर उठा लेगा। मगर ज़रा हम तुमसे ये कहें कि मान लो कि इस आदमी को ये वस्तु कितनी भारी महसूस हुई होगी, इस आदमी को ये पत्थर कितना भारी महसूस हुआ होगा, इस आदमी को ये पत्थर उतना ही भारी महसूस हुआ होगा जितनी ताकत से ये पृथ्वी इस पत्थर को अपने केंद्र की ओर खींच रही होगी, अपने सेंटर की ओर खींच रही होगी। इसका मतलब यह है कि इस पत्थर का वेट कुछ और नहीं है, बल्कि अर्थ के द्वारा इस पत्थर पर अपने सेंटर की डायरेक्शन में लगाया गया एक फोर्स है, यही वेट है, यही वेट है, ये बल ही भार है, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ force applied by earth on the body towards its center is known as
वेट ऑफ बॉडी। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर अपने केंद्र की दिशा में लगाए गए बल को वस्तु का भार कहते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर अपने केंद्र की दिशा में लगाए गए बल को वस्तु का भार कहते हैं। वस्तु का भार कहते हैं। वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एक बात मुझे बताइएगा, अगर भार एक बल है, ठीक है, भार एक बल है, आई मीन वेट इज अ फोर्स एंड द यूनिट ऑफ द वेट, यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन, देन व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द वेट, एंड दिस विल ऑल्सो बी न्यूटन। ठीक है ना, भार का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, इट्स यूनिट इज न्यूटन, याद रखिएगा, यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। ठीक है, तो चलिए ये चीज हमको पता चल गई। मान लेते हैं कि अच्छा, अब हम लोग अगली हेडिंग देखते हैं जरा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हाँ, तो गुरुत्वीय त्वरण देखिएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की मैं बात करूं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, इसको हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। स्मॉल जी से। ठीक है, मान लीजिए यहां पर ये ऐसे करके पृथ्वी है, सपोज दैट हमने नीचे पृथ्वी बना दी। ठीक है, ये मान लीजिए उसका केंद्र बिंदु है, सेंटर है, ये सेंटर इस तरीके से। ठीक, और मान लीजिए कि यहां पर कोई पत्थर है, इस तरीके से कोई पत्थर है, कोई बॉल है, कुछ भी है मान लीजिए। ठीक है, इस पर ये पृथ्वी इस पत्थर पर नीचे की दिशा में एक फोर्स लगाएगी, इस तरीके से इस पत्थर पर नीचे की दिशा में एक फोर्स लगाती है, इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके, और इस पर जो ऐसे करके फोर्स लगाती है ना, F इजिकल टू एफ, इसका मास है मान लीजिए स्मॉल m, और मान लीजिए जो अर्थ का मास है वो है तुम्हारा me। ठीक, हमने ये कह दिया कि जो इसकी रेडियस है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है तुम्हारी, वो है मान लीजिए RE। पृथ्वी की जो त्रिज्या है RE, ठीक है, सपोज दैट,
और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ की जो ऊंचाई है वो है मान लीजिए h। ठीक, ये मान लीजिए है तुम्हारी h। ठीक, ये मान लीजिए h है। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी हो गई वो हो गई आर ई प्लस एच। अच्छा, ठीक है। सपोज दैट जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक काम करते हैं, बहुत ऊपर बना दी मैंने बॉल, थोड़ा नीचे कर देते हैं, समझाने में और आसानी रहेगी। सपोज दैट यहाँ पर बनाते हैं बॉल, ऐसे करके, इस तरीके से, ऐसे करके। अब ठीक है, हाँ, ये तुम्हारा F लग रहा है। और मान लीजिए जैसे मैंने बात करी, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो है तुम्हारी h। फोर्स की वैल्यू निकालिए जरा। मान लीजिए ये तुम्हारा m है, फोर्स की वैल्यू क्या लिखोगे? F बराबर कैपिटल G छोटा मास इंटू बड़ा मास अपॉन बीच की दूरी, दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी का स्क्वायर, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा ऐसे करके लिख दें, m इंटू एम ई। ठीक, ये हो गया। तो हमने ऐसे करके यहाँ पर ये लिख दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, देखते चले जाना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, इसका डायग्राम मैंने यहाँ पर एज इट इज ऐसे ही बना दिया। अब खाली मैं इसको देखूंगा, ठीक है। अब खाली मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा, इसको, किसको? इस वाली बॉल को। ठीक, इस वाली बॉल को मैं ऑब्जर्व करूंगा इस तरीके से। और ये इस तरीके से देखिएगा, ये इन पर नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है, इन पर एक फोर्स लग रहा है, और ये इसका मास है तुम्हारा m। अब भूल जाइए कि वहां पर कोई पृथ्वी भी है, सब कुछ भूल जाइए। अब ये सब भूल जाइए। अब मुझे ये बताइए, अगर किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स लगता है, किसी वस्तु पर कोई बल लगता है और उसका अगर द्रव्यमान m है, तो वो त्वरित गति उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? कहने का मतलब वो एक्सेलरेट होगा कि नहीं होगा, या ये कहें कि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा, या ये कहें उसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। कितना त्वरण उत्पन्न होगा? उसकी वैल्यू होगी a, उसकी वैल्यू होगी a, उसमें a एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। ठीक, ये a एक्सेलरेशन, तो F इज द फोर्स। ठीक है ना, ये तुम्हारा बल है, और m उसका द्रव्यमान है। m उसका द्रव्यमान है और a उसका एक्सेलरेशन है। a उसका एक्सेलरेशन है, इनको बोलते हैं त्वरण, इनको बोलते हैं त्वरण। तो देखिएगा, इसमें F बराबर ma के अनुसार, F बराबर ma के अनुसार F की वैल्यू रखेंगे कैपिटल G इंटू एम ई इंटू एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, बराबर m लिख दिया मैंने, इंटू लिख दिया a। अब मुझे बताओ, यहाँ से m तो तुम्हारा कैंसिल हो गया, इससे ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, a की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई? g इंटू एम ई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर।
ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया इतना, ये तुम्हारा इतना एक्सेलरेशन आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, एक्चुअल में ये जो रेडियस है ना, अर्थ की रेडियस, ये जो त्रिज्या होती है, इस ऊंचाई की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, इस ऊंचाई की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर और हम खड़े हैं छत पर, हम खड़े हैं ज़मीन से फर्स्ट फ्लोर पर 10 फीट ऊपर। 6400 किलोमीटर की तुलना में हम जहाँ पर खड़े हैं ज़मीन से मात्र 10 फीट की ऊंचाई पर खड़े हैं, तो 10 फीट क्या है, नेग्लिजिबल है, कुछ नहीं है उसके आगे। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आर ई है वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आर ई प्लस एच जो हो जाएगा ना, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर ई कहलाएगा। और इसीलिए हम लोग इस एक्सेलरेशन को, अच्छा ये जो एक्सेलरेशन होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हम लोग इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, स्मॉल जी से। और इसको हम लोग लिख देते हैं कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ये तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इस तरीके से इसको लिखा रहने दीजिए, हम लोग इसको ऊपर लिख देते हैं, यहाँ के बाद मैं इसको सीधे यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब कहने का ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास में, फाइनल फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख ही दे रहा हूँ, ठीक। उत्पन्न करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को सही लगेगी। जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक। तो जी स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला आ जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फाइनल फॉर्मूला। ठीक, अब यहां पर समझिएगा, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है छोटा जी और बड़ा जी में डिफरेंस बताओ, स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस बताओ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। स्मॉल जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन है। कैपिटल जी एक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, हम लोग यहाँ से ये चीज़ निकालते हैं। अच्छा, जब ये चीज़ हो गई क्लियर, तो एक बात मुझे बताइए ये जो तुम्हारा वेट है ना, वेट यहाँ पर, ये जो तुम्हारा वेट है, ये तो फोर्स ही तो होता था। ये तुम्हारा क्या था, फोर्स। मान लेते हैं इसका मास अगर तुम्हारा m है, तो हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग क्या लिखेंगे, m इंटू जी इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। इसको ऐसे करके लिखेंगे हम लोग, हाँ या ना, इसको ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। और मुझे एक बात बताइए कि अगर हम लोग इसको ऐसे करके लिखेंगे इस फोर्स को, ठीक, यही तुम्हारा वेट भी है, यही तुम्हारा वेट भी है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि W बराबर हो जाएगा m, तुम्हारा यहीं पर उतर आएगा, यहाँ पर m, और ये चीज़ जो है वो तुम्हारी अब हमने निकाल दी है g के बराबर है, m इंटू जी। तो वेट किसी भी बॉडी का अगर निकालना होगा, उसका मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस फार्मूले से निकलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ हमें कंफर्म हो जाती है, किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो तुम्हारा m इंटू जी होता है। क्लियर। चलिए बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस हमारे इन लेक्चर्स को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा, आपके जितने भी दोस्त हों उनको बताइए हमारे इन लेक्चर्स के बारे में, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, हमारा बहुत पैसा खर्च होता है इसको लेक्चर को बनाने में।
और हम आपको अगर यहाँ पर ये चीज़ें बहुत सस्ते में प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ एक हमारा लक्ष्य है और वो ये है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी से अच्छी चीज़ पहुँच पाए। यूट्यूब पर आज लेक्चर्स की भरमार है। आप एक हेडिंग डालेंगे तो हज़ारों लेक्चर निकल के आ जाते हैं। मगर 1000 लेक्चर को पढ़ कर के और ये डिसाइड करना कि कौन सा लेक्चर सही है आपके लिए, कौन सा नहीं, ये बड़ा एक डिफ़िकल्ट काम है और बहुत ही समय बर्बाद कर देने वाला ये काम है। इसीलिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। 1000 जगह पर विश्वास रखिए हम पर, हम आपको सही राह पर ले चलेंगे। बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स आपको दे रहे हैं, बेहतरीन करवाएंगे आपसे हम, ठीक है। बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए, ये चेन हमारी रुकनी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच।